थे जैसे 150 किलो कंधों पर उठाए घूमे दिन भर, और जब सामान उतारा तो वे मेहनताने को लेकर इतना उलझे कि जो तय था वो मिला नहीं, जो तय था वो हुआ नहीं। पहुंचते हुए पसीना याद आता था कि हवा चली तो थी पर पहुंची नहीं। और कुछ दिनों में तुम थी, आकाश में तारे ज्यादा थे, माथे पे थकन के निशान तो थे पर तुम्हारे ज्यादा थे। तब धरती का चुंबकत्व मुझे अपने कलेजे में महसूस होता था, और नाव से उतरने के बाद मैं बाकी मुसाफिरों को हाथ देकर उतारता था। जो तय था वो तब भी नहीं होता था, पर मैं फूलों को उनके नाम से पुकारता था। पुकारता था तुम्हें, उनमें से आखिरी मैं पिछले बुधवार भूल गया। मैंने तुम्हें पढ़ा है, पर यूं कि ट्रेन में अखबार था जैसे, और वो उड़ गया खिड़की से खबर के बीच में, कि 2 लड़कियों ने एक आदमी से प्रेम किया या हत्या की, मुझे पता नहीं। तुमने फिर अपने बचपन का क्या किया, मुझे पता नहीं। तुम्हें मिला क्या तुम्हारा रंग हरा, उन दरारों को कहीं फिर से तुमने मिट्टी से तो नहीं भरा। तुम्हें पता है कि इतना कुछ लेकर निकलती थी तुम कि मुझे कभी तुम्हारे लौटने की आश्वस्ति नहीं होती थी। इसीलिए मैं तुम्हारे चले जाने से भी नहीं चौंका पहले पहल तो। दुख किश्तों में आया टीवी की तरह। तुम्हारे बिछोह को लेके मैं जितना खिलंदड़ हो सकता था हुआ, और फिर बारिश आई तो इस घर में जितना अंधड़ हो सकता था हुआ। बस मैंने पानी पीने की आदत नहीं छोड़ी, मैंने जीने की आदत नहीं छोड़ी, और जैसा कि हम में करार था मैं बहुत पास नहीं आया फिर। बस मैंने तुम्हारे सूर्यास्तों में दखल देने की कोशिश की है कई बार। अपने एकांत में तुम्हारी पीठ पर लिखा है कुछ भी निरर्थक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। वाह। जब तुम ट्रैफिक में फंसी हो तब तक डूबना नहीं चाहिए सूरज को। तुम एक धुन हो जिसे मैं भूल गया हूं, पर कई बार ऐसा ज्वार सा उठता है छाती में, और तुम्हें गाना एक पवित्र फर्ज की तरह आता है। क्या बात है, बहुत खूब। माँ कहती है कि शायद मर्ज की तरह आता है। मैं ठीक हूं यूं तो, क्योंकि पूछा था तुमने, और उतना बेहिस बेहोश भी नहीं जैसा देखा था तुमने। बस यूं कि चिल्लाने का जी है और मैं आहिस्ता बोलने के अभ्यास में हूँ। वाह वाह। बस यूं कि चिल्लाने का जी है और मैं आहिस्ता बोलने के अभ्यास में हूँ। बस यूं कि दूर जा रहा हूँ निरंतर, लेकिन सबसे कहता हूँ कि निकल गया हूँ, पास में हूँ। पास किसके और क्यों? जमीन के इतने सिरे हैं, मुझ जैसे कितने तो अभी सुबह दौड़ते दौड़ते गिरे हैं। जमीन के इतने सिरे हैं जिन्हें तुम्हारे दुपट्टों से बांधना था। हमें अकेलेपन को एक अपराध कथा में बदल कर बेच आना था कहीं। मुझे तुम्हारे अंदर के बवाल को किसी ऐसे सवाल में बदलना था जिस पर फिल्म बनाई जा सके, लेकिन अपने अपने दुख को दोहराव से बचाते हुए, डूबने की इच्छाओं को नाव से बचाते हुए। हम शायद वहीं बिछड़ गए थे जब मिले थे पहली बार। लेकिन कुछ इरादतन कुछ आदतन अंत के बाद भी हम अंत से मुकरते रहे। हम टूटे हुए घड़ों में रात भर नदी को भरते रहे। वो एक साथ 2 या 3 लोगों से मोहब्बत कर सकती थी। उसने नंबर लिखे होते थे नोटों पर, हथेली पर, आईलाइनर के कवर पर भी कभी कभी, जिन्हें वो फोन कर सकती थी और चली जाती थी खाने के बीच में से उठकर भी। यहाँ भी आता है क्या कोई मिलने कभी? उसने काली ड्रेस और हल्की आसमानी बालियां पहन रखी थी, और वो चाबी ढूंढ रही थी निकलने से पहले। जब मैंने पूछा ये हक चाहते हो तुम, वो मुझे देखती रही और फिर चाबी अपनी मेज पर फेंक कर चली गई। मैं उसके घर में बैठा रहा अकेला करीब 15 मिनट और। मैंने उसे एक टेड टॉक में सुना, सफेद मछलियों की बेचैनी और भाषा पर बात करते हुए। फिर किताबों की एक दुकान में वो कविताओं के बारे में बोल रही थी। वे सब उसे ऐसे देखते थे जैसे खत्म हो रहे हों। एक लड़के को तो मैंने ये तक कहते सुना कि वो अपने गले में जंजीर बांधकर उसका दूसरा सिरा उसके हाथ में दे देगा। फिर मैं एक दिन उसकी रसोई में किशमिश लेने गया था जब कोई आया बाहर, जिसे वो चूमने लगी बेतहाशा। दुख का स्क्वायर रूट क्या है? एक दिन एक फिल्म देखते हुए उसने मेरी हथेली को छुआ और पूछा। हम जब साथ होते थे तो लगता था कि किसी ड्रग लॉर्ड के कहने पर हत्या करने निकले हैं। वाह।
दोनों पकड़े जाएं तो सारा गुनाह अपने सिर ले लोगी क्या तुम? ये मैंने उससे कई तरह से पूछा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके अंगूठों के निशान लेकर रखे मैंने अपनी आस्तीनों में। मेरी दराज में हमेशा उसकी रिकॉर्डेड आवाज होती थी, जिसे सबूत और तसल्ली दोनों की तरह बरता जा सकता था। मेरे पते पर आते थे उसके लिए फूल। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ नई तरह के गाने सुनवाए और एक साथ कुल्हाड़ी खरीदने गए और चूल्हा भी। बहुत साधारण आदमियों ने उससे असाधारण किस्म की मोहब्बत की और वे लगातार और भी प्रेडिक्टेबल होते गए। उनमें से एक ने उसका गला घोटने की भी कोशिश की, एक ने फेसबुक पर डाली उसकी कुछ तस्वीरें और फिर भाग गया शहर से। फिर वो बारूद रखने के इल्जाम में जेल में रही 1 हफ्ता और सरकार बदली तो बाहर आई। और जो मुझे आखिरी याद है वो हम सब के होने से थक गई थी। दुख का स्क्वायर रूट क्या है? एक दिन एक फिल्म देखते हुए मैंने उसकी हथेली को छुआ और पूछा। वो हंस पड़ी और चिल्लाई और फिर चली गई बीच में उठकर। मैं उसके पीछे भागा पागलों की तरह। वहीं से शुरू हुआ मेरा मामूली होना। आखिरी कविता कभी नहीं था। मैं कोई उल्लेखनीय कवि नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को तो याद होगा ही कि मैंने पुलिस के सायरनों और खिड़की पर खड़े होकर कूदने का सोचने वाली लड़कियों के बारे में कविताएं लिखी। मैंने केक की दुकान में काम करने वाले उदास लड़कों और साहसी अपराधियों पर काफी कुछ लिखा। और मैं अपना पलंग तोड़ देने और फिर बुनने के बारे में और दिसंबर के डर के बाद गुलमोहर के फूलों से आने वाली उम्मीद के बारे में सोचता था। जब मैंने लिखा कि औरतों के उघड़े कंधों के बारे में कुछ भी अश्लील कहना मुमकिन नहीं है। उसके बाद सब खत्म होता गया। मार्च में तो मैंने हथेली तक पर कविता लिखी, जो मैंने तुमसे अलग होते वक्त वादा किया था कि नहीं लिखूंगा। फिर एक दिन मुझे सोते हुए ठंडा लोहा महसूस हुआ अपने गाल पर और मैं उठ बैठा। फिर तुम्हें फोन भी किया था जो मिला नहीं, और फिर मैं नौकरी पर चला गया। अप्रैल तक मैं जिंदा था। फिर मई में वो एक रेलवे स्टेशन था जहां मैं भर भर आकर गिर सा गया, जब मुझे यकीन हुआ कि अब नहीं लिख पाऊंगा मैं कविता। शुरू से पता था ये तो मुझे कि मेरी भी है एक मियाद, और हर एक कवि को गरम साकल जैसे जल्द बजते हुए लम्हे के बाद पूर्व कवि होना ही होता है। लेकिन मुझे उम्मीद करना सिखाया गया था। मैंने अपने बिस्तर के ऊपर लगे हुक में नाइंसाफियों और चूमती हुई लड़कियों में ढूंढी कविताएं। मैंने मनुष्यों पर भी भरोसा किया। वाह। पर वो गई तो लौटी नहीं, रोने और गिड़गिड़ाने पर तो बिल्कुल नहीं। लफ्ज लगभग सारे बर्बाद होते रहे। वैसे ही हर कोई 10 तरह से कहने लगा था एक ही बात। तंज का एक लोकप्रिय फॉर्मूला विकसित हो गया था पिछले साल, और नदी और समुद्र और सूरज और चांद, अकेलापन और आग और समुद्र और चांद और जिंदगी और गुलजार और हथेली और सिगरेट और कुमार विश्वास, इसके बीच में थे 90,000 कवि, 36,000 पुरस्कार। क्या बात, क्या बात। और ऐसे समय में तुम मुझसे कविता छीन कर ले गई थी। मैं कोई उल्लेखनीय कवि नहीं था, लेकिन मैं इन मुशायरों के शामियाने फाड़ देना चाहता था और लिखना चाहता था कि हर अच्छा आदमी दूसरे अच्छे आदमी को ईंटों के ढेर पर फेंक देता है एक वक्त के बाद, पर लिख ना सका। मैंने लिखी छुट्टी की गर्जी और चला गया शहर से, जैसे चले जाते हैं सारे पूर्व कवि, और तुम्हें 4.5 महीने बाद पता चलता है किसी दोस्त के साथ चाय पीते हुए, और फिर तुम खिड़कियों पर लगे जंग की बात करने लगते हो। शुक्रिया। वाह वाह। खून का दुश्मन हूं। मेरे पास कमाने को शोहरत है, गंवाने को एक अकेला जीवन है। जेब में सीले हुए नोट जैसी एक उम्मीद है, उसे भी जानबूझकर खो देता। जिस आग को बुझाने के लिए मुझे उजाले का दुश्मन करार दिया गया था, अब मैं उसी रोशनी में इस देश को जलते हुए देख के जोर जोर से हंसना चाहता हूं और रो देता हूं। बाढ़ में घर बह जाने के बाद पानी से नफरत नहीं की जाती,
सीखा जाता है बांध बनाना। जैसे मेरा हाल जलने के बाद मां ने आंख से खार नहीं खाई, मुझे हल्दी का लेप लगाया। अंधड़ जब ले उड़ा उसका छप्पर, किसान हवा पर नहीं चिल्लाया। पुआल से छत बांधते हुए उसने धान कटाई का गीत गाया। जुल्म ने बनाया मुझे और भी हसास, नफरत ने सींचा मेरे प्रेम को, अंधेरे ने उजाले की भूख बढ़ाई। मैं जब जब हारा तब तब जीता एक लड़ाई। मेरे दोस्त, जब मैं तुम्हें चुहल में लपेटकर चुपके से कोई संकेत भेजता हूं, तुम सिर्फ पत्थर देखते हो, कागज नहीं। मेरे दोस्त, तुम्हारे मन के सवालों के ऊपर वाले माले पर जिसे कमरा दिया है तुमने, वो तुम्हारी अक्ल पर उगे ऊन से बुन रहा है एक रस्सी, और एक दिन हंसते हुए मजाक मजाक में वो पूछ लेगा तुमसे मेरी गर्दन का माप। मेरे दोस्त, जब मुड़ते हो तुम, एक चेहरा उभरता है तुम्हारी पीठ पर, रोज पहले से 2 इंच ऊपर। तो हाथ निकल आते हैं उसके, रोज पहले से 2 इंच बड़े। चेहरा जो बोलता है, हाथ लिखते हैं उससे भी ज्यादा जहरीला। एक दिन वो चुपचाप तुम्हारी पिछली जेब में मेरी गद्दारी के 2-4 किस्से रख देंगे और तुम मुझसे बिना पूछे उन्हें सच मान लोगे। मेरे दोस्त, कविता भी थक जाती है, तथ्यों की सांस फूल जाती है शोर में डूबने से पहले। बातें जम जाती हैं धूल की तरह, जेबों में रखे नोट खर्च हो जाते हैं, और तुम्हारे दोस्त को भी काम मांगते हुए गुम हो जाना होता है एक अनंत के निशान जैसे रेले में, खुद को समझाते हुए, खुद ही दोहराते हुए, सर और दीवार का टकराना कोई जायज जंग नहीं, सर और दीवार का टकराना कोई जायज जंग नहीं। चुप्पी के सबसे सर्द मौसम में मैंने एक दिन राज्य के जासूसों से छुपती और भागती हुई भाषा को देखा। सड़क सुनसान नहीं थी, लेकिन भीड़ अपनी एक मात्रा बदल चुकी थी। भीड़ का खतरा अब भीड़ का ऊन बन चुका था। आरोपों, जहरीले नारों और आधी सच्ची खबरों से बचती बचाती वो मेरी चिंता के एक अंधेरे गलियारे में मुझसे टकराई। अगर 2 चीजें टकराएं तो टकराने पे तेज ध्वनि पैदा होती है। मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन ज्यादा खोखला था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसने पहला मेरा गिरबान पकड़ा था और फिर मेरी आंखों में झांका था। मैं सच कहता हूं, एक प्रशिक्षित नागरिक की तरह मैं पूरी जिम्मेदारी से कांपा था। वैसे साहित्य की सभ्यता में जब भाषा अपने अर्थ को बचाकर भागती है तो उसकी व्याकरण देखी जाती है। मसलन वाक्यों के बटन कहां तक खुले थे, या शब्दों का चयन घुटनों से कितनी ऊपर था। मैंने उसकी लाल आंखें देखी, मानो अनंत कविताएं एक अथाह भट्टी में तप रही हों। सायरन से डरा हुआ उसका चेहरा, जो जाने कितनी हुई डूबी हुई कहानियों का सागर था, इतना पीला पड़ चुका था मानो एक पुरानी किताब हो जिसकी जिल्द के सारे धागे टूट चुके हैं और उसके आधे से अधिक पन्ने अब दीमकों के अनचाहे कब्रिस्तान हैं। भाषा ने मेरा गिरबान छोड़ा और बिना कुछ कहे मेरी आत्मा की जेब में कुछ रखकर भाग गई। फिर थोड़ी देर बाद पर मुझे एक मोड़ पर कुछ नारे दिखाई दिए, भाषा से बिल्कुल नाराज। फिर उसके थोड़ी देर बाद तेज सायरन, मार्चिंग संगीत, और फिर मैंने सुनी पास से गुजरती हुई गोलियों की आवाज। मैं भय को दांतों में दबोचे हुए अपने एकांत में आया, मानो मुझे पता हो भाषा मुझे सौंप गई है शायद कोई राजकीय भेद। मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, फिर अपनी जेब टटोली, और अब मेरे हाथ में व्याकरण के 2 सबसे राजनीतिक शब्द थे, संधि और संधि विच्छेद। ठीक उन शब्दों के नीचे उनकी परिभाषा थी, परिभाषा एक विचार की जिसमें संविधान, प्रजा और तंत्र के बीच शब्द और शब्द की संधि थी। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो पीढ़ियों से जन्मा था, जहां सभी को स्वप्न देखने की स्वतंत्रता थी, मगर उसकी आधी से ज्यादा प्रजा अक्ल से अंधी थी। उसने अपनी भाषा और व्याकरण दोनों सरकार को सौंप दिए और एक सफल कथा और मधुर कविता बनने की कोशिश करती रही।
उसे पता ही नहीं था कि नए शब्दकोश में अब उसका अर्थ बदलकर आरी रखा जा चुका था। सरकार ने सबसे पहले आरी और आरी में भेद किया और उनकी मदद से समाचारों और अखबारों में नए शब्दकोश को बंदूक की तरह लहराया, फिर संविधान में लिखे हुए हर शब्द का हर शब्द से विच्छेद किया। अब उस देश में जिसका प्रभुत्व था वो संपन्न था और उसके भिन्न भिन्न समाज पूंजी की वादी में मस्त थे। वहां पंथ निरपेक्ष रूप से अंधे थे और सारे गण अपने अपने राज्य बांटने में व्यस्त थे। फिर एक दिन लोक पर राष्ट्रवाद का मंत्र फूंक कर उसे एक आंख वाले तांत्रिक ने जादुई कौड़ी में कैद कर लिया, जिसे वो आज भी अपनी नकली आंख में छिपा कर रखता है। अब देश सिर्फ एक तंत्र बन चुका है और राष्ट्रभक्ति ऐसा मंत्र जिसके जाप से बारिश नहीं होती, सिर्फ ईश्वर प्रसन्न होता है, जो है कहीं नहीं लेकिन आस्था की आंखों में मोतियाबिंद की तरह चमकता है। मैं अब उस दौराहे पर अकेला खड़ा था जहां भाषा का रक्त दोनों राहों पर समान रूप से फैला पड़ा था, जहां पूरे चांद की रात में सत्ता किसी भेड़िए सी टहलती थी। अब उधर से गुजरने वाला हर पैर रक्त में लिपटी हुई एक सरकारी मोहर था जो नागरिकों पर जूतों की तरह चलती थी। उस सत्ता से लड़ने की बजाय, यहां से आगे बढ़ने की बजाय मैं बैठ सकता था उस रक्त रंजित दौराहे पर हताश। फिर भी न जाने क्यों मैंने चुपचाप अपनी कलम निकाली, फिर सारा रक्त उस कलम में भर के मैं ढूंढने निकला भाषा की लाश जो घटनास्थल पर नहीं थी। मैंने देखा थोड़ी दूर पर एक झमघट लगा था, जहां पर एक मंच पर साहित्य को लोई की तरह बेला जा रहा था और हर लेखक के हाथ में एक बेलन था। वहां न कोई चूल्हा था, न कोई आग थी। फिर मुझे समझ आया कि कोई रसोई नहीं, एक साहित्यिक सम्मेलन था। मैं समझ गया कि जिस जमीन के नीचे भाषा की लाश दबी थी, उसी के ऊपर साहित्य की ये नई फसल लहलहा रही है। उसे चाहे पता हो या न पता हो, उसकी जड़ें उसी भाषा में धसी हैं जिसकी निष्प्राण लाश से वो अपने हिस्से के प्राण चूसे जा रही है। क्या बात है। कोई उकसाता है, कोई रोकता है। सुंदरता के सपने से शुरू हुआ जीवन पटरी से उतर चुका है। संतुलन का नाम लेने पर सिर्फ तराजू की तस्वीर बनती है मन में। ऊपर की मंजिल पर खड़े कोई दिन ऐसा नहीं गया जब अचानक कूद जाने की इच्छा न हुई हो एकाधिक बार। जब भी चेहरा घुमाता हूँ सीढ़ियों की तरफ, याद आता है नीचे जाने पे एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ कोई नहीं है, आसमान, धरती और नदियों का एहसान बन। प्रेम और घृणा के दो ध्रुवों के बीच कहीं खड़ा, कभी शैतान होता हूँ तो कभी ईश्वर से थोड़ा कम, और सोचता हूँ सब कुछ सिर्फ एक छलांग के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है। यही सोचकर शायद प्रेम विवाहों के खिलाफ होते हैं ज्यादातर माँ बाप। किसी दूसरे की मौत पर अब नहीं मरता उतना, अपने भीतर के स्वार्थी भेड़िए को ज्यादा खिलाना शुरू किया है जब से। मेरे नाखून नुकीले होने लगे हैं और चेहरा बदरंग। रोना आता है जब किसी की मौत पर कोई रोकता है भीतर से और याद दिलाता है उधारी चुकाने के वादे। एक बार भी प्रेम में नहीं पड़ी लड़की जैसा समझती है प्रेम को, वैसा होना चाहता हूं उसके प्रेम में पड़ जाने से पहले। लेकिन होता जा रहा हूं कफन के पैसे बढ़ा रहे दुकानदार जैसा। मोल भाव मेरे जीवन की एकमात्र मौलिकता बचेगी आखिर। हम शायद जानते हैं कोई ऐसी बात जिसे छिपाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी झूठ बोलते हैं अपनी संतानों से। वृत्त में घूमने की जद्दोजहद पर सिर खपाते देख एक लंबी ऊबन हावी होती है। जब भी दोनों हाथों से दबाता हूं माथा, लगता है यही कर रहा हूं कितने सालों से। कोई उकसाता है मुझे, कोई रोकता है भीतर से लगातार। हर बार पीते हुए लगता है खा जाऊं सुलगती सिगरेट। लेकिन आज तक मैंने चलती चक्की में हाथ नहीं दिया अपना, ना ही धार लगाने वाली मशीन को मुंह से पकड़ने की कोशिश की। कोई उकसाता है हर रोज भीतर से कर दिए जाने के लिए वो सब जिसे कर ही दिया जाना चाहिए एक आखिरी चीख के साथ। कोई रोक देता है हर रोज कुछ मामूली खुशियों का हवाला देकर। मैं हर रोज देखने में एक शांत, संतुष्ट और सरकार की नीतियों से थोड़ा सा नाराज अधेड़ दिखाई देता हूँ। शाम को घर जाते हुए मेरा सिर शांत और झुका होता है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। एक छोटी कविता है।
उधार मांगने आया दोस्त। वाह। वो आएगा तो पहले चुपचाप बैठेगा कुछ देर। बहुत संभावना है कि चाय ठंडी हो जाएगी, जिसे तुम्हारे याद दिलाने पे जल्दी जल्दी पी लेगा शरबत की तरह। उससे आने की वजह कभी मत पूछना, ये भले पूछ लेना कि सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। लंबे समय से फोन न कर पाने की असमर्थता जताते उस चेहरे में देख लेना उसकी सफाई। बात का विषय बदल देना ये कहकर कि छोड़ो यार, मैंने ही कौन सा तुम्हें फोन किया। उसकी बातों को घुमा फिराकर खुद ले आना पैसों की तरफ और पूछ लेना अपने आप, कुछ पैसों की जरूरत हो तो बताओ, मेरा एक चेक क्लियर हुआ है कल ही। किसी पुराने दोस्त को उधार मांगते देखना एक यातना है। वाह वाह वाह। अगर तुम्हें पहले से पता हो, किसी पुराने दोस्त को उधार मांगते देखना एक यातना है, अगर तुम्हें पहले से पता हो तो कोशिश करना इसे न्यूनतम करने की। दुनिया हर पल बदल रही है, इसमें मौसमों का बदलना शामिल करना और उससे करने लगना गिरते तापमान की बात है। उसके परिवार की सलामती की बात पूछना, उसके स्वाभिमान की शीशे के सामान की तरह रक्षा करना। यहाँ पंक्ति कोई दूसरी आनी चाहिए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, किसी पुराने दोस्त को उधार मांगते देखना वाकई बहुत बड़ी यातना है। वाह वाह वाह। एक आखिरी छोटी सी कविता है, आत्मसंवाद। दूध के 2 बल्टे लिए बाइक के दोनों तरफ, वो लड़का फिसला तो हंसने वाली कोई बात नहीं। दूध के 2 बल्टे लिए बाइक के दोनों तरफ, वो लड़का फिसला तो हंसने वाली कोई बात नहीं। वो बारिश के बाद कच्ची सड़क पे तेज चला रहा था, ये उसका नहीं उसकी उम्र का परिचय। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए क्योंकि फिसलना रोजमर्रा की बात है, जैसे खाना, नहाना, मुंह धोना। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, तुम भी कल इसी तरह फिसल सकते हो, या फिसले होगे कहीं, फिसले ही होगे। तुम्हें उसे आगे बढ़ के उठाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी किसी ने आगे बढ़ के उठाया होगा, और अगर नहीं उठाया फिर तो तुम्हें जरूर उसे उठाना चाहिए। वाह। नज्म है छिपकली। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्त ये लगाती है, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, धर दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निकल जाती है। फिर बड़े सलीके से, जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है। वाह 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 वाह। धूमिल की कविता का 4 लाइनें हैं कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इस कविता का शीर्षक है लोहे के स्वाद। लोहे के स्वाद। लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद। लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद। कुछ ने हिनहिनाते हुए कहा, थोड़ा फीका, थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़वा। कुछ ने पैर पटकते हुए कहा, थूक जैसा, खून जैसा, पस जैसा। कुछ ने लगाम खींचते हुए कहा, गुलामी का, विवशता का, क्रोध का। घोड़े चीखने लगे एक साथ, मच गया अस्तबल में शोर और लोहार ने उठा लिया लोहे का हथौड़ा, दे मारा एक घोड़े के सर। फिर पूछा सन्नाटे में, अब बताओ मुझे धीमे स्वर में, शुद्ध भाषा में, शांति और प्रेम से एकमत होकर लोहे का स्वाद। तोगले, ये तोगले तटस्थ लोगों के नाम आपके। ये दास्तानों को बुनने वाले
ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो हो गया है सो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो दुकानें जो दिल जले हैं वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर सितम जो ढाए वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो है कातिल अब उनके नामों को भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि दफन कराओ सारी लाशों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब दबा दो तमाम चीखों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरना रातों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि सुनते जाओ अमन की बातों को खामोशी से। ये दुख पे मेरे न रोने वाले, ये वक्त पढ़ने पे खोने वाले, ये मुस्कुरा के मुकरने वाले, ये खौफ खा खा के डरने वाले तमाम दुनिया के सामने जो सबक मोहब्बत का दे रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं यारो, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये चाहते हैं कि जालिमों के जो जुल्म है वो ना हम गिनाएं। ये चाहते हैं हर एक इल्जाम को बराबर ही बांटा जाए। ये चाहते हैं तबाहियों पर सवाल कोई भी ना उठाए। ये चाहते हैं उदासियों पर ज्यादा मातम भी ना मनाए। ये चाहते हैं कि इनके दामन पे खून के दाग लग न जाए। ये चाहते हैं कि जिक्र इंसाफ का कहीं पर ना होने पाए। पुरानी चालाकी है ये इनकी, ये किस्से हम पहले सुन चुके हैं। रफा दफा कर रहे जो मसला, ये शर्म और डर से भर गए हैं। खड़े थे कातिल का साथ देने, ये बात अब ये भी जानते हैं। लहू की सुनवाई हो न जाए, सो हाथ पहले ही धो रहे हैं। ये अब जो बदनाम हो रहे हैं, ये अब जो तारीख में लुट रहे हैं, ये आप इज्जत ही खो चुके हैं। ये एक ही बात कह रहे हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं।